जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया लर्न टू अर्न सीरीज़। ये जो हमारी लर्न टू अर्न सीरीज़ चलती है, इसके अंदर हम अपने सक्सेसफुल ट्रेडर्स को इनवाइट करते हैं और इनको इनवाइट करने का मेन मकसद ये होता है कि हम इनके साथ इनकी जो जर्नी होती है एक लूज़िंग स्ट्रीक से गुज़रने के बाद एक प्रॉफ़िटेबल स्ट्रीक में इन्होंने कैसे उसको चेंज किया, ये अपनी इस जर्नी को आप सबके साथ शेयर कर सकें। क्योंकि कोई भी जो ट्रेडर होता है, उसकी एक पूरी जर्नी होती है, उसका एक एक पूरा प्रोसेस चलता है। और उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एक रोलर कोस्टर जर्नी होती है, जहाँ पे वो ट्रेडर लॉसेस में जाता है, ब्रेक इवन में जाता है, फिर लॉसेस में जाता है, मज़ीद लॉसेस में जाता है, फिर ब्रेक इवन और फिर प्रॉफ़िटेबल जर्नी और उसके बाद भी लॉसेस का भी सामना होता है। तो इस पूरी सीरीज़ के अंदर हमारा जो मेन फ़ोकस होता है, हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स अपने जैसे लोगों के साथ इनको रिलेट कर पाएँ और अगर वो कहीं स्टक हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ इन इंटरव्यूज़ के थ्रू क्लिक कर पाएँ, जहाँ से जहाँ भी आप स्टक हैं, उसको बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर सकें। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम सरमद है। बहुत ज़बरदस्त हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं और हमारी टीम का पार्ट भी हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि किस तरह से वो सर्व कर रहे हैं सरमाया के अंदर। तो चलें चलते हैं सरमद के पास। जी, अस्सलाम वालेकुम सरमद, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। सरमद माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपकी जर्नी रही है क्रिप्टो की और हमारे स्टूडेंट भी आप रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से आपने परफ़ॉर्मेंस दी है। तो थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए कि आपकी ये पूरा सफ़र जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग का स्पेशली, ये किस तरह से शुरू हुआ? जी, बिल्कुल। मेरा असल में क्रिप्टो में जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई वो 2017 से हुई। 2017 का बुल रन देखा। उस वक़्त ही मैंने चीज़ों को दे एक्सप्लोर करना शुरू किया था। तो 2017 में मैंने जस्ट मार्केट को ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं थी तो मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाया। मगर जस्ट ऑब्ज़र्व किया और उस वक़्त इतने मैंने प्रॉफ़िट तो नहीं बनाए, मगर उसमें इंटरेस्ट बिल्ड हो गया मेरा क्रिप्टो मार्केट में कि ये इसमें और देखना चाहिए और इन होना चाहिए। तो इन होते-होते हमारे पास 2021 का बुल रन आ गया और उस वक़्त मैंने जो सेविंग्स वग़ैरह थी मैंने इन्वेस्ट की क्रिप्टो में और मैंने बहुत अच्छे खासे प्रॉफ़िट भी बनाए। अ, मगर उसमें ये हुआ कि मेरे जो ज़्यादातर प्रॉफ़िट थे वो अनरियलाइज़्ड ही रहे मेरे पास, क्योंकि मार्केट अपसाइड जा रही थी और उसमें करेक्शन कोई आई नहीं थी। तो फोमो का हो गया शिकार में कि मतलब मार्केट और ऊपर जाएगी और प्रॉफ़िट बनेगा। तो बस वो सारी चीज़ें जो भी होल्ड की हुई थी वो होल्ड ही रही। जब मार्केट ने क्रैश करना स्टार्ट किया तो भी मैं एग्ज़िट नहीं ले पाया, इसी चक्कर में कि शायद मार्केट और अपसाइड चली जाएगी नीचे आकर। तो उसमें ये हुआ कि मेरे जो भी प्रॉफ़िट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे खासे बने थे प्रॉफ़िट्स, अम, वो वापस मार्केट ने वापस ले लिए और इतना हुआ कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी उस पर भी काफ़ी हिट आया। तो उसके बाद मैं ज़रा मार्केट से मायूस होकर साइडलाइन भी हो गया था कुछ टाइम के लिए। उसमें टर्निंग पॉइंट ये आया कि 2023 में सरफराज की का पॉडकास्ट देख लिया मुज़म्मिल भाई के साथ, जिसमें वो अपनी जर्नी बता रहे थे कि वो कैसे आए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी। और उनकी जर्नी में भी यही सुना कि वो इन्वेस्ट किया उन्होंने और अनरियलाइज़्ड प्रॉफ़िट रहे उनके भी और काफ़ी लॉसेस उन्होंने स्टार्टिंग में खाए। तो ज़रा मैच हुई मुझे स्टोरी उनकी। तो उनका उस वक़्त आई थिंक टेक्निकल एनालिसिस का बेस 6 के स्टार्टिंग हो रही थी, तो उसमें मैं एनरोल हो गया अंडर सरमाया। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सरमाया के साथ, जहाँ पर मैंने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स किया और वो मार्केट में मैंने अगेन जो टेक्निकल सीखे वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के मतलब अगेन चाह हुई कि ये चीज़ें जो सीखी हैं वो मैं क्रिप्टो में अगेन इन्वेस्ट करूँ। और उस वक़्त मुझे मिस्टेक्स भी पता चली कि मैंने क्या-क्या मिस्टेक्स की हैं। मगर उस वक़्त अच्छा ये था कि 23 में बॉटम चल रहा था क्रिप्टो का, तो मैंने अगेन इन्वेस्टमेंट की और जो टेक्निकल सीखे थे उसके भी थ्रू मैंने गेन्स किए और मैंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स के दौरान ही कोर्स की फ़ी रिकवर कर ली थी टेक्निकल एनालिसिस की। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई क्रिप्टो की असल में। जी, ज़बरदस्त सरमद, इसका मतलब है कि आपको पहले भी थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है मार्केट का और ये होता है क्रिप्टो वालों के साथ कि इनकी जो जर्नी होती है, वो इसी तरह से ऊपर-नीचे चल रही होती है। और बहुत सारे मसला इसमें होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं क्रिप्टो मार्केट में स्पेशली, वो सोशल मीडिया को देखकर या कहीं न कहीं से फोमो का शिकार होकर कॉइन्स के अंदर एंट्रीज़ बना लेते हैं। और फिर उनको लगता है कि उनका पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है और जा भी रहा होता है। लेकिन उसी ग्रीन पोर्टफोलियो को वो देखते रहते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज की, एक्सपीरियंस की कमी होती है और वो पोर्टफोलियो अनरियलाइज़ ही रहता है।
वो कभी भी उसको रियलाइज़ नहीं करते, यानी कि कैश आउट नहीं करते, और फिर मार्केट में डंप आता है या फिर बहुत बड़ी करेक्शंस आती हैं, और फिर वो अपना सारा जो उनके पास जो प्रॉफ़िट्स थे, वो लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ज़बरदस्त अहमद, आपकी वो भी एक्सपीरियंस था, तो उससे हमें आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी अपनी पूरी जर्नी को। फिर आपने शायद सरमाया का जब कोर्स हमारा क्रिप्टो फंडामेंटल्स, आप आई थिंक आप बैच 1 में एनरोल हुए थे। तो ये आपको कैसे ख़्याल आया कि आप क्रिप्टो को लर्निंग के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू समझने की कोशिश करें? कहीं जो भी आपकी शॉर्टकमिंग्स रह गई थी, तो ये आपके माइंड में कैसे आया, और कहीं आपने किसी ने आपको एडवाइस किया था, रिकमेंडेशन थी? ये इसका पार्ट आप कैसे बने? हुआ ये कि जब हम सरमाया अलमनाई में आ गए, तो वहाँ पर आपके साथ सेशंस होते थे, आप उस वक़्त क्रिप्टो के सेशंस करते थे अलमनाई के साथ। तो उसका उसको हमने जॉइन किया। मैंने ख़ास तौर पे जो आपके सेशंस थे, अलमनाई में फ्री सेशंस होते थे, वो मैंने जॉइन किए। वहाँ से आप हर बार जो भी सेशंस होते थे, उसमें काफ़ी इनसाइट्स आपकी तरफ से मिलती थी, और को कभी-कभी आप ऐसे टूल्स भी बताते थे, जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे क्रिप्टो के रिलेटेड। तो वहाँ से मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्रिप्टो में, जो मैंने शायद एक्सप्लोर नहीं की हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि लास्ट ईयर क्रिप्टो फंडामेंटल का कोर्स लॉन्च हो गया अंडर सरमाया। तो जैसे ही बैच 1 स्टार्ट हुआ, तो मेरा तो पहले ही था कि इंटरेस्ट इसमें, तो मैं बैच 1 में ही एनरोल हो गया। और वहाँ से बहुत काफ़ी जर्नी जो थी मेरी, वो मेरी असल में यही है कि जब मैं टेक्निकल्स भी प्ले करता था सिंपली, तो उसमें मैं प्रॉफिट में भी जाता था, फिर लॉसेस में जाता था, फिर ब्रेक इवन होता था, तो जर्नी अप डाउन रहती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि वो सारी चीज़ें जस्ट प्रॉफिट में रहती थी। तो स्टिल मेरा इस वजह से था कि मैं और चीज़ों को सीखूं, ताकि मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊँ ओवरऑल। तो फिर ये कोर्स किया, उसमें जैसे लेक्चर अगेन स्टार्ट हुए, तो मैंने उनको अप्लाई करना शुरू किया। जो भी एक लेक्चर होता था, फिर मैं उसको अप्लाई करता था अपनी हिस्ट्री में, जो भी मैंने चीज़ें की हुई हैं। तो वहाँ पे गलतियाँ मुझे पता चलती थी कि क्या-क्या मैंने गलतियाँ की हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स में मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी और उनके मैंने फंडामेंटल्स नहीं देखे, ना ही उन चीज़ों के टोकनमिक्स वगैरह को देखा। तो वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं मिस कर गया हूँ, जिस वजह से मैं इवेंचुअली लॉसेस में आया। तो हम ये पॉइंट्स की कुछ बात कर ही रहे हैं, तो जैसे कुछ पॉइंट्स आपके मिसिंग आपको आपकी लाइफ में लग रहे थे या ट्रेडिंग जर्नी में लग रहे थे। तो कोई से ऐसे 2-3 पॉइंट्स, अगर फीचर्स आप बता सकें कि जिसने आपकी हेल्प की पर्सनली, क्योंकि हुँ। हर किसी के सर्कमस्टांसेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कोई कहीं स्टक होता है, कहीं किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होती है ट्रेडिंग के अंदर, किसी को साइकोलॉजी का मसला होता है, किसी को इमोशंस का होता है। तो पूरे कोर्स के अंदर हमारे जो 12 वीक्स है, उसमें डिफरेंट कंटेंट्स हैं। कौन-सा आपको ऐसे 2-3 चीज़ें लगती हैं जिन्होंने आपकी हेल्प की, कि आप कहीं पे स्टक थे या कहीं पे लॉसेस आपको हो रहे थे, तो उसको कम करके आप एक प्रॉफ़िटेबल जर्नी की तरफ चल सकें? बिल्कुल, पॉइंट्स तो काफ़ी थे मेरे लिए। तो ये सारा कोर्स ही एक अलग वैल्यू रखता है। और इसमें से जो ख़ास तौर पे मुझे इशू आता था उस वक़्त, तो कॉइन सिलेक्शन का आता था। क्योंकि हम कॉइन मतलब रैंडम में जाके पिक करता था, टेक्निकल अप्लाई करता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे इशू आता था कि सम टाइम वो प्ले हो जाते थे, सम टाइम उस पे टेक्निकल्स प्ले नहीं होते थे। तो क्रिप्टो फंडामेंटल में आने के बाद मुझे जो ज़्यादा चीज़ें मिली, वो कॉइन सिलेक्शन की मिली। कि मैं आपका तो एक हर जो लेक्चर है, उसमें उसमें से मैंने अपने लिए टूल्स निकाल लिए हैं कि कैसे मैंने उसमें से कॉइन सेलेक्ट करने हैं, ट्रेडिंग के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मेरे लिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ रही। सेकंड, ऑन चेन जो एनालिसिस हैं, उसकी एक्टिविटीज़, वॉलेट एक्टिविटी, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं प्रोजेक्ट्स की, रेवेन्यूज़ होते हैं, फीस रेवेन्यूज़ होते हैं, उसको मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक करता हूँ। उससे प्रोजेक्ट का मुझे पता चलता है कि वो क्या खुद भी प्रॉफ़िटेबल है, वो जो बता रहा है चीज़ें, वो खुद भी मतलब प्रॉफ़िटेबल है, मार्केट में उसकी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, मार्केट को वैल्यू वैल्यू दे रहा है। वो सारी चीज़ें मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे ख़ास तौर पे क्रिप्टो में लगती हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। हाँ, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, कि लोग स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली जो कॉइन्स की सिलेक्शन है, क्योंकि मिलियंस ऑफ कॉइन्स हैं। और अगर मेनली लोग अगर बिटकॉइन या इथेरियम की तरफ जाते हैं और स्पेशली स्पॉट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो क्योंकि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो एक बहुत बड़ा उनको वॉल्यूम चाहिए, बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए इन कॉइन्स को ट्रेड करने के लिए। तो मेन जो स्ट्रगल होती है स्टूडेंट्स की या ट्रेडर्स की, वो यही होती है कि हमने किस कॉइन को और कब ट्रेड करना है। क्योंकि हुँ, डिफरेंट रीजन्स के कॉइन होते हैं, कुछ यूएस के कॉइन्स होते हैं, कुछ यूएई के कॉइन्स होते हैं, कुछ हमारे पास एशिया के कॉइन्स होते हैं। तो इन कॉइन्स को ट्रेड करने के थोड़े से टाइम्स भी डिफरेंट होते हैं, और इतने सारे कॉइन्स में किसको कब ट्रेड करना है, ये भी थोड़ा सा एक चैलेंज हो जाता है। लेकिन हमारी खासियत ये है कि हमने एक प्रोसेस को पूरा डेवलप किया हुआ है। उसमें हमारे सर्टेन पॉइंट्स होते हैं 1 2 3। जब तक वो हमारे पॉइंट्स मीट नहीं होते, और जब मीट हो जाते हैं, तो फिर वो कॉइन जो है हमारे लिए सिलेक्ट हो जाता है,
और उसकी बेसिस पर हम उसकी ट्रेड करते हैं, तो ज़बरदस्त। और आपने एक बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज़ किया सरमद, कि पोर्टफोलियो मैनेज का, कि मैंने ये भी देखा है अपने स्टूडेंट्स को कि वो ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में इतना डिफरेंस नहीं बना पाते हैं। उनका एक ही पोर्टफोलियो होता है, एक ही जगह उनका पैसा पड़ा होता है और वहीं से वो ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं और उसी अकाउंट के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की होती है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को लेवरेज का आइडिया नहीं होता, डिफरेंट मार्जिन्स होते हैं, क्रॉस होता है, आइसोलेटेड होता है, उसका नहीं अंदाज़ा होता। तो अगर सब चीज़ें वो एक ही वॉलेट में रख लेते हैं, तो उससे उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ से भी मार्जिन एक यूज़ हो रहा होगा। ये जो लोग समझ रहे हैं, जिन लोगों के साथ मसला आया होगा या उनको लगता है कि कुछ हो रहा है, तो मैं उनको ये कहूँगा कि ये हो रहा होगा कि आपने एक ही जगह पे सब चीज़ें रखी होंगी। तो इसके अंदर हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट चीज़ों को मैनेज करते हैं। ये वैसे मैंने एक टिप दिया लोगों के लिए कि अगर कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको ये देखना होगा कि अपने पोर्टफोलियो को वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल। चलें ज़बरदस्त समझ, और समझ ये बताइए कि जो अगेन अच्छा, जो आपके लॉसेस वगैरह होते हैं, उनकी तो बात हम कर रहे हैं क्योंकि लॉसेस पार्ट हैं, और आप थोड़ा-सा हमारी कम्युनिटी को भी, ऑडियंस को ज़रूर बताइए कि आज भी इतना अरसा हो गया आपको इस मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, फंडामेंटल की ट्रेनिंग भी ली है। तो एक राइट डायरेक्शन अगर आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि क्या सिर्फ़ प्रॉफ़िट्स ही होते हैं या लॉसेस भी होते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा-सा उनको ज़रूर बताएँ ताकि इनकी जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो सेट हो सके। बिल्कुल, इसमें ज़रूरी ये है कि मैं तो स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट को। मतलब कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें रिस्क मैनेजमेंट रखनी चाहिए। ख़ास तौर पे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्टली आपको फ़ॉलो करनी चाहिए और हम उसको मैं तो टेक्निकली ज़्यादातर उसको फ़ॉलो करता हूँ। लोगों को लगता है कि शायद हम स्टॉप लॉस लगाएँगे और वो हिट हो जाएँगे, तो हम शायद प्रॉफ़िटेबल ना हो जाएँ, लॉसेस ज़्यादा हो जाएँ। शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि स्टॉप लॉस लगाने का दिल नहीं करता था, मगर जब मैंने अपने डिसिप्लिन के साथ जर्नल की चीज़ें और वहाँ से भी देखा कि इवेंचुअली मैं प्रॉफ़िटेबल हो रहा हूँ इस रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करते हुए, तो फिर मैं आज तक उस चीज़ को एम्फसाइज़ भी करता हूँ कि इसको ज़रूर यूज़ करें। ट्रेडिंग का पार्ट है, लॉसेस होंगे, अगेन बस इतने होने चाहिए कि आपके जो प्रॉफ़िट्स हैं उसको वो उससे एक्सपेक्ट मतलब ज़्यादा ना हो। तो जी। इसमें हमारे पास क्रिप्टो में भी ज़्यादातर जो टूल्स हैं, मैं ख़ास तौर पे जो क्रिप्टो में टूल्स हैं उसमें स्टॉप जो रिस्क है, लॉसेस हैं, उनको हम ऑफसेट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि हम अपने जो लॉसेस हैं उसको हम, जैसे मेरे पास अगर कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनमें मुझे लॉसेस चलता है या वो वीक लगते हैं, तो मैं एकदम से जाके उसमें से मोमेंटम चेक करने की कोशिश करता हूँ कि अगर वो वीक हैं तो मैं शिफ्ट करता हूँ। जो भी नैरेटिव उस वक़्त स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मोमेंट बना रहा है, तो मैं उसमें से एग्ज़िट करने में देर नहीं करता लॉसेस को, और अगेन मैं कैपिटल को अगेन न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके वहाँ से कोशिश करता हूँ कि कैपिटल को जनरेट अगेन कर पाऊँ। तो आप न्यू कॉइन्स की तरफ भी जाते हैं उनकी हंटिंग के लिए भी, या फिर जो एक्जिस्टिंग कॉइन्स होते हैं उस पे आपका ज़्यादा फ़ोकस होता है? नहीं, न्यू पेंस पे भी होता है और एक्जिस्टिंग भी होता है। पहले तो एक्जिस्टिंग देखते हैं कि अगर उसमें मोमेंटम बन रहा है, क्योंकि एक्जिस्टिंग में तो आप इतने ज़्यादा मोमेंटम उसमें बन नहीं पाता। मगर जो न्यू कॉइन्स हैं, उसमें मोमेंटम बहुत अच्छा हमें मिल जाता है। तो मैं तो उस ख़ास तौर पे उसको ट्रैक करता हूँ कि जिसमें मोमेंटम है, चाहे वो न्यू है या ओल्ड है, वो ज़रूरी नहीं है, बस उसमें मोमेंटम होना चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए। मैं ख़ास तौर पे ऑन चेन एक्टिविटी भी वहाँ पर ट्रैक कर रहा होता हूँ, ट्रांज़ैक्शंस ट्रैक कर रहा होता हूँ। वो सारी चीज़ें मिल मिलाकर जो मुझे कॉइन वहाँ से निकल के आता है मेरे लिए, तो मैं उसको ही ट्रेड करता हूँ। जी, ज़बरदस्त। और यहाँ पे मैं भी थोड़ी-सी बात ऐड इसमें करता चाहूँ कि जहाँ पे हम न्यू कॉइन्स की बात कर रहे हैं सहमत, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि न्यू कॉइन्स को सिर्फ़ आप ये देख कर के वो गेनर्स में शामिल हो गए। एक्जिस्टिंग कॉइन अगर गेनर्स में जा रहा है तो वो ठीक है, मतलब उसमें हो सकता है कुछ हो। लेकिन अगर कोई नया कॉइन है, वो गेनर्स में आ गया, तो आपको बहुत ही कॉशियस होके उसको ट्रेड करना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी एक्सचेंज पे लॉन्च हो रहा है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आना शुरू हो गया है। और इसके अलावा हम ऑन चेन एक्टिविटी भी बहुत ज़रूर देखते हैं कि हमें पता चले कि बैक एंड पे रियल में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन इसके साथ-साथ जो वीसीज़ उसके साथ इन्वॉल्व हैं, या जो मार्केट मेकर्स हैं, वो कौन से मार्केट मेकर्स हैं और उनका कितना पैसा लगा हुआ है, ये सब चीज़ें भी हम ट्रैक कर रहे होते हैं। सिर्फ़ तब ही हम न्यू कॉइन्स की तरफ जा रहे होते हैं, जब हमारे पास ये प्रीरेक्विज़िट्स उसके लिए रेडी होते हैं। तो ज़बरदस्त सरमद, अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि सरमद की थोड़ी-सी हिस्ट्री, उसमें कुछ जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डाटा है, वो हमने थोड़ा-सा ब्लर कर दिया है फॉर ऑब्वियस रीज़न्स। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और सरमद हमें बताइए कि ये क्या चल रहा है? जी सरमद, कुछ मेरे ख़्याल आपके पास डाटा है हमारे साथ शेयर करने के लिए। अच्छा, ये सिर्फ़ जो सरमद शो करवाएँगे, ये आप सबकी मोटिवेशन के लिए, जिस तरह कि सरमद ने बताया कि 2017 से मार्केट में है, तो कभी पोर्टफ़ोलियो ऊपर जा रहे हैं, कभी पोर्टफ़ोलियो नीचे आ रहा है। तो
ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से मार्केट के अंदर जुड़े रहते हैं, अपने आप को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहते हैं, तो कामयाबी आपको मिल ही जाती है। जी, प्लीज़ समझ बताइएगा। जी, ये मेरा एक इन्वेस्टर अकाउंट है जिसका मैं अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ लास्ट कुछ मंथ से। तो उसका ये डेटा है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो कम्युलेटिव पीएनएल है वो 61% है। और ये तो डेली पीएनएल है, जो डेली का प्रॉफिट लॉस होता है वो यहाँ पे शो हो रहा है आपको। कुछ में इसमें जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स रही हैं खास तौर पे वो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा आपको। लास्ट 7 डेज़ में मैंने ज़्यादातर जो आरडब्ल्यू एसेट है पेक्स गोल्ड, उसको हमने ज़्यादा ट्रेड किया है क्योंकि उसमें मोमेंटम था। तो उसमें जो हमारे पास ज़्यादा इस बार प्रॉफिट दिया है वो पेक्स गोल्ड ने दिया था लास्ट 7 डेज़ में। प्लस ये 30 डेज़ पीएनएल में टाओ हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिख रहा है। तो ये अगर मैं बताना चलूँ कि ये भी मैंने ऑन चेन एनालिसिस के थ्रू एक्टिविटीज़ इसकी देखी थी। बैकएंड ये ब्लॉकचेन है टाओ। तो इसको मैंने टारगेट किया था कि वो बॉटम आउट भी हो रहा था और ऑन चेन एक्टिविटी वहाँ पर एक्युमुलेशन मुझे दिख रही थी। तो इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट्स करवाई थी। अच्छा, ये 30 डेज़ का पीएनएल हमें शो हो रहा है। और ये लास्ट 30 डेज़ में प्लस 8% का प्रॉफिट हमने इस अकाउंट पे बनाया है। और लास्ट 90 डेज़ में प्लस 35% समझ का ये प्रॉफिट। आपका फ्यूचर्स है या स्पॉट है ये जो आपकी ये ट्रेड्स हैं? ये स्पोर्ट अकाउंट है। ये मतलब, हाँ सॉरी, मैं इसको बताना भूल गया कि स्पोर्ट अकाउंट है। जस्ट इस पे हम फ्यूचर ट्रेड नहीं कर रहे। ओह! ये मैं इसको ज़बरदस्त। ये ये अच्छा, ये डिसिप्लिन के कितनी साथ। परसेंटेज अभी आपने दिखाई हैं, ये आपकी स्पॉट की हैं। तो हम अपने ऑडियंस को ज़रूर बताना चाहूँगा कि 2 तरह की ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो में, ये उनके लिए जिनको नहीं पता। एक स्पॉट होती है और एक फ्यूचर्स होती है। फ्यूचर्स में आप थोड़ी-सी लेवरेज लेते हैं, जो भी आप एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं उससे। स्पॉट में होता है कि आप 1:1 में किसी भी कॉइन को या प्रोजेक्ट को या टोकन को आप बाय कर रहे हैं। यानी कि अगर आप एक इथेरियम $1 का है और आपने बाय किया तो वो उतने का ही होगा। तो स्पॉट एंड फ्यूचर्स में थोड़ा-सा ये डिफरेंस होता है। तो स्पॉट की समझ ये जो परफॉर्मेंस है माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और गिवन दैट के मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है, पोर्टफोलियोज़ डाउन हैं बहुत सारे कॉइन्स के अंदर, लेकिन जो ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं और कॉइन की सिलेक्शंस की अगर अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो बहुत ही नीश इन्होंने प्रोजेक्ट्स चूज़ किए हुए हैं, जो कि ये शो करवा रहा है कि ये हैphazardly कभी इधर नहीं जा रहे हैं। स्पेशली स्पॉट के लिए जो ये चूज़ कर रहे हैं कॉइन्स को, वो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं यहाँ पे। जी, समझ। जी, बिल्कुल। ये लास्ट 90 डेज़ का जो हमारे पास इवेंचुअली प्रॉफिट निकल गया है वो 35% है पोर्टफोलियो का। तो ये आप बता सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है मार्केट में। नॉर्मली हम फ्यूचर पे तो ऐसे पीएनएल बना लेते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुँ, भी हुँ। बन जाता है। मगर स्पॉट पे और जो इस वक़्त मार्केट की सेंटिमेंट चल रहा है, उसके दौरान भी आप अगर पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू चल रहे हैं, डिसिप्लिन के थ्रू आपने जो फंडामेंटली कॉइन निकाले हुए हैं, उनमें स्ट्रक्चरली आप ऐसा सिप कर रहे हैं, डीसीए प्लान कर रहे हैं, तो फिर आपके पास ऐसे रिज़ल्ट आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं अपना फ्यूचर का अकाउंट दिखा देता हूँ आप लोगों को। अम, ये मेरा फ्यूचर पीएनएल है। ये लास्ट डे जो मेरी प्रॉफिट हुआ है $85 का हुआ है। 7 डेज़ का $545 प्रॉफिट हुआ है। मीन 5% है मेरे अकाउंट का। एंड 30 डेज़ में हुँ, ये हुँ। 70% है। हालाँकि ये हर मंथ तो ऐसा नहीं रहता, मगर इस मंथ हमारे पास क्योंकि अच्छे प्रोजेक्ट्स के मैंने एक्युमुलेशन की, तो इस वजह से मेरा ये प्रॉफिट निकल पाया है। और यहाँ पे हम लाइफ टाइम पीएनएल को थोड़ा-सा बाय डिज़ाइन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और मैंने वो देख लिया माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त है, जैसा सरमद परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अपने सभी प्रीवियस अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए, क्रिप्टो फंडामेंटल्स के जितना भी इन्होंने पढ़ा है उसको भी यूटिलाइज़ करते हुए, तो एक कॉम्बिनेशन इनका बन गया। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी न किसी स्टेज पे स्टक होते हैं और हमें उस स्टेज से निकलने के लिए कुछ 1-2 पॉइंट्स ही चाहिए होते हैं। जैसे पोज़ीशंस होती हैं डिफरेंट, क्लास के अंदर बच्चों की स्टूडेंट्स की आती हैं, 5th से 4th में जाने में एक एफर्ट होती है, 4th से 3rd, 3rd से 2nd। जो पहली 3 पोज़ीशंस होती हैं, उसमें 1 या आधे नंबर का ही डिफ़रेंस होता है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जो 3rd आने वाला है, उसने कम मेहनत की होगी। ये होता है कि फर्स्ट आने वाले ने 1 या आधा स्टेप थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत कर ली है। तो यही होता है कि पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, चाहे आपकी लाइफ़ का कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आप जॉइन कर रहे हैं, उसमें ये होता है कि आपने कुछ न कुछ ऐसा ढूँढना होता है, जिससे आपको हेल्प मिल सके कि आप जिस स्टेज के अंदर स्टक हैं, वहाँ से निकल पाएँ ईज़िली। और जैसे समर ने अभी बताया कि अगर 30 डेज़ का इनका पी&एल नियरली 17% पे है, तो ये असम्पशन हर किसी की नहीं होनी चाहिए कि हर महीने यही होगा। ये 17% का 20% भी हो सकता है और 2% भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो हमें ओवर द हॉराइज़न ऑफ एक लाइफ़टाइम
या फिर एटलीस्ट क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर अपने P&Ls को देखना होता है। क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कभी भी कोई ट्रेड आपने ये सोच कर नहीं लेनी कि इसी ट्रेड के अंदर मेरा सब कुछ बन जाए या मैं अपने अकाउंट को डबल कर लूँ, फ्लिप कर लूँ। कोई भी एक ट्रेड जो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ले रहे हैं, वो आने वाली 1 या 2,000 ट्रेड्स में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 ट्रेड है। तो कभी भी किसी भी एक ट्रेड के अंदर आपने ऑल इन नहीं करना, स्लोली ग्रेजुअली बिल्ड अप करना है अपने अकाउंट्स को, तो वो सबसे बेहतरीन हो सकता है। जी, समझ ये तो आपका क्युमुलेटिव हो गया और इसके अलावा अगर आप एक्टिवली कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसकी जर्नी शेयर अगर आप कर सकें तो? ये बस रिसेंट जो मेरी ट्रेड्स हैं कुछ, उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। तो ये आप देखें कि अगर आप जो पूछ रहे थे आपके कौन कौन से कॉइन ट्रेड करते हैं, तो आप देखें कि ज़्यादातर इसमें से जो न्यू कॉइन्स हैं, जिसमें मोमेंटम रहता है, मैं उनको ही टारगेट करता हूँ खास तौर पे। हुँ, हुँ। तो हाँ, ये जैसे समय पहले बता रहे थे कि जो हमारा कॉइन सिलेक्शन का एक पूरा हमने प्रोसेस प्रिपेयर किया हुआ है, उस प्रोसेस के थ्रू जो न्यू कॉइन्स होते हैं, यहाँ पे आप गेन्स भी देख सकते हैं कि इनमें गेन्स काफ़ी ज़्यादा हैं और वो तभी मिल पा रहे होते हैं कि जब हम जो न्यू कॉइन्स होते हैं, उसके ऊपर अपने प्रोसेस को जब प्रॉपर्ली लगाते हैं, एग्ज़ीक्यूट करते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो फिर ही हम अपनी जो है वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स जो हमारे होते हैं, हमें मिल पाते हैं और फिनोमिनल रिज़ल्ट्स हैं ये वाले, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आपने सभी सेक्टर्स को यहाँ पे टच किया है, यानी कि इसका मतलब है कि वो आपके प्रोसेस के अंदर आ रहे होंगे, क्योंकि मैं बीटीसी भी बिल्कुल। देख पा रहा हूँ, डेक्सीज़ भी देख पा रहा हूँ, इसके अलावा आरडब्ल्यूए में भी देख पा रहा हूँ, गेमिंग सेक्टर में मैं देख पा रहा हूँ। तो आपने सभी सेक्टर्स को एक्सप्लोर किया, तो होपफुली मेबी वो आपके प्रोसेस का पार्ट बन रहे होंगे, आप स्टिक नहीं हुए, रिजिड नहीं हुए। बिल्कुल, और हर कॉइन की सिलेक्शन का मेथड अलग मैंने रखा हुआ है। जो भी हैं चीज़ें, जैसे अब जुपिटर है उसके अनलॉक्स आ रहे थे, तो उसको मैंने टारगेट किया हुआ था। तो इसमें ही मुझे ज़बरदस्त। फिर गेन्स मिले थे। चलें ज़बरदस्त माशाल्लाह सरमद मेरी यही दुआ है कि आप इन अकाउंट्स को और यहाँ पे देखना बड़ा ज़रूरी है हमारी ऑडियंस के लिए कि स्किल सरमद के पास एक है जो कि ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट का है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, लेकिन इनकी एटलीस्ट 3 स्ट्रीम्स पे ये भी काम कर रहे हैं। एक एक्टिव स्ट्रीम इनकी ये है कि ये फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं। नंबर 2 ये इन्वेस्टर्स के अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास स्किल है, ना सिर्फ़ आप अपना काम कर सकते हैं, बल्कि आपके साथ इन्वेस्टर्स भी जुड़ जाते हैं आपकी परफ़ॉर्मेंस को देखते हुए और वो आपके साथ अपने फंड्स को लगाते हैं। और नंबर 3 की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो सबसे अहम जो हमारे लिए अब है, वो ये है कि बैच 1 में जिस तरह से समन ने परफ़ॉर्मेंस दी थी जिस तरह से ये एक्टिव थे, मुझे मेरे स्टूडेंट्स के नाम भी याद होते हैं जब पूरे बैच के अंदर वो आते हैं और मैं उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करता हूँ क्योंकि इंटरैक्शन ही हमारा एक मेन चीज़ होती है, हमारे लाइव सेशंस होते हैं। वैसे तो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, लेकिन जो वीकेंड के ऊपर लाइव सेशन होते हैं, वही हमारी मेन हमारे प्रोग्राम की जान है, जहाँ पे बहुत सारी फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल डिस्कशंस हो रही होती हैं जो कि ओपनली हम आकर नहीं रिकॉर्डेड सेशंस के ऊपर कर सकते। तो वहाँ से मैंने पूरा नोट करता आया था कि कौन क्या कर रहा है। तो सरमद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो फिर जो सरमाया का हमारा एक पूरा हायरिंग का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू सरमद गुज़रे हैं, स्क्रूटनी इनकी हुई और फिर इन्होंने हमारी टीम को भी जॉइन किया। तो अब जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम जाता है और जहाँ पे वो स्टक होते हैं, तो फिर हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम्स भी हैं। तो उन मेंटोरशिप प्रोग्राम्स के अंदर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, एनरोल होते हैं, उनको सरमद अपनी मेंटोरिंग उनको दे रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त एक फ़ीचर है पूरी सरमाया कम्युनिटी का। तो सरमद हमारे साथ सरमाया का भी पार्ट है। तो इस तरह से एक स्किल इनके पास है और उसकी बेसिस पर 3 डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स ये जनरेट कर रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर भी सरमद काम कर रहे हैं। सरमद क्लोज़िंग की तरफ हम चलते हैं, तो अगर आप ये थोड़ा-सा बताना चाहें कि कोई भी ऐसा कोर्स के अंदर कोई सब्जेक्ट हो, कोई कंटेंट हो जिसको आप थोड़ी-सी ज़्यादा वैल्यू देते हो और जिसने आपको एक्चुअली हेल्प आउट भी किया हो आपकी जर्नी के अंदर? बिल्कुल सलमान भाई, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें तो सारी ही हैं, जैसे मैं पहले बताया। मगर इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट की तरह से देखें या साइक्लिकल अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस आपने बताए हुए हैं, वो बहुत काफ़ी मतलब उसमें हेल्प करते हैं कॉइन सिलेक्शन में। ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट के लिए, कि उसके आपने देखना है कि प्रोजेक्ट की यूटिलिटी क्या है, क्या रोड मैप उसने बताया हुआ है, वाइट पेपर को पढ़ना ज़रूरी है, उसको ट्रैक करना ज़रूरी है कि उसकी टीम क्या कर रही है, उसके टोकनॉमिक्स कैसे हैं, वो कैसे लेके चल रहे हैं, उसमें वीसीज़ कौन से इन्वेस्टेड हैं। ये जो सारा फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, ये ख़ास तौर पे ज़रूरी है। जो भी मेरे आपने अभी दिखाए भी आपको पीएनएल, ख़ास तौर पे ताऊ, तो वो भी इस तरीके से ही मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करके उसको निकाला हुआ था। और जब तक इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मेरे पास स्कोर कार्ड इसका अच्छा जा रहा है, तो मैं इसमें इन्वेस्टेड भी हूँ। अगर इसमें डिप भी आते तो मुझे
और इसमें एक्यूमुलेट करने का मौका मिलता है। तो यही ख़ास मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस लाज़मी है उसके लिए। अमेज़िंग। और ये होना भी ऐसा चाहिए क्योंकि मोस्टली क्योंकि नॉइज़ बहुत है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर भी इस क्रिप्टो मार्केट को लेकर, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट भी है, ये भी एक रियलिटी है। लेकिन इसके अलावा कुछ फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन भी होती है। लेकिन मेनली लोग जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो सिर्फ़ वर्ड ऑफ माउथ पे कर रहे होते हैं कि उनको किसी दोस्त ने कह दिया कि ये कॉइन ले लो, ये बढ़ जाएगा। या उनके भाई ने कह दिया, या सोशल मीडिया पे किसी यूट्यूबर को उन्होंने सुन लिया। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप रियल लाइफ़ के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर रियल एस्टेट की कोई आप घर बाय करना जा रहे हैं, तो आप कभी भी किसी पे कहने पे सिर्फ़ उसको बाय नहीं कर लेते। आप प्रॉपर अपनी थॉरो इंस्पेक्शन करते हैं उस घर की। आप उसकी एमेनिटीज़ देखते हैं, सराउंडिंग्स देखते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स कितना दूर है, वहाँ से रोड्स कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं और फिर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट उसके अंदर करते हैं, चाहे उसकी मालियत कितनी भी हो। सिमिलरली क्रिप्टो के अंदर भी यही होना चाहिए कि लोगों को जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, टीम कैसी है, उसके वीसीज़ कैसे हैं, अगर वीसीज़ के पास ज़्यादा कॉइन्स हैं, तो कितने ज़्यादा कॉइन्स हैं? कब-कब ये कॉइन्स उन वीसीज़ को मिल रहे होंगे? प्लस टोकेनोमिक्स क्या है? सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, कितना पैसा आ चुका है, कितनी आने की गुंजाइश है? ये वही होता है कि अगर कोई कॉइन 0.000 समथिंग है, तो लोगों को लगता है कि ये कॉइन मैं बाय कर लूँगा और ये $1 पे चला जाएगा। लेकिन इसका भी पूरा प्रोसेस हमने कैलकुलेशंस करके कैलकुलेटर बनाया हुआ है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो कॉइन है, ये एक लेवल तक रहेगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता, चाहे कुछ हुँ, भी मार्केट के अंदर हो जाए। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे रियलिस्टिक जो अप्रोच होती है, उसको पॉलिश करती है, ताकि हम रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मार्केट के अंदर ना आ सकें। अनरियलिस्टिक गेन्स या अनरियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट्स माइंड के अंदर हमारे नहीं होने चाहिए, तो वो हमारी थोड़ी-सी हेल्प हो सकती है। लेकिन अगेन ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो कितनी मेहनत करते हैं। अ, अगेन हम सब अवेलेबल होते हैं ट्रेनिंग के ड्यूरिंग वीक के अंदर भी, तो जो भी बंदा काम कर रहा होता है, पूरी उसको गाइडेंस भी प्रॉपर्ली मिल रही होती है। चलें सरमद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़बरदस्त आपसे मिल के लगा और ऐसे ट्रेडर से मिलने का भी मज़ा आता है जिनकी जर्नी के अंदर प्रॉफ़िट एंड लॉसेस दोनों पार्ट होते हैं। वैसे तो हर ट्रेडर की लाइफ़ के अंदर होते हैं, लेकिन कई अपने सिर्फ़ लॉसेस के अंदर ही फँस कर रह जाते हैं और मसला ये होता है कि वो उस लॉसेस से इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ़ उनको सब कुछ आ गया है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कभी भी किसी भी सर्कल के अंदर होते हैं, तो आपके ऊपर एक मेंटोर ज़रूर होना चाहिए, आपका टीचर भी हो सकता है, वो कोई आपका दोस्त भी हो सकता है जिसकी नॉलेज आपसे थोड़ी-सी ज़्यादा हो, तो आप उससे मेंटोरिंग ले सकते हैं। या जैसे ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप इसको जॉइन कर सकते हैं। आप कोई और ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं, किसी को भी। लेकिन आपके ऊपर कोई नॉलेजेबल बेहतर इंसान ज़्यादा ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप जहाँ भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर या लाइफ़ में किसी भी पाथ के ऊपर हैं, आप जहाँ भी स्टक हों, आप उससे मशवरा करें, वो आपको गाइड करे। प्लस आपके मेंटीज़ भी होने चाहिए। वो आपकी वाइफ़, आपके हस्बैंड, आपके बहन-भाई भी हो सकते हैं, जो कि सेम फ़ील्ड का काम कर रहे हों और आप उनको गाइड कर सकें। क्योंकि जब वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, आपसे पूछेंगे, तो हो सकता है आपको उस टाइम पे आंसर ना आता हो, लेकिन क्योंकि आपके पास टूल्स होते हैं, आपके पास प्रोसेसेस होते हैं, आपका एक एक्सपीरियंस होता है, तो आप उन चीज़ों को सीख कर उस मेंटी को बता सकते हैं। तो मेंटर आपको एडवाइसेस देता रहता है, तो मेंटी आपको पूरा एक रिस्पॉन्सिबल रखते हैं कि आप अपनी जर्नी को बेहतर करते रहें। तो सरमद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और अपनी जर्नी को शेयर किया। मुझे तो बहुत मज़ा आया सरमद से डिस्कशन करके, उनकी रियल लाइफ़ के बारे में जान करके, किस तरह से उनकी पूरी जर्नी चल रही है। होपफुली आपने भी इस वीडियो को एन्जॉय किया होगा, कुछ गोल्डन नगेट्स आपको सुनने को मिले होंगे, अपने कमेंट्स में उसको ज़रूर बताइएगा। चलें, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। सरमाया डॉट इंडिया, जहां हर फैसला बने सरमाया।